आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, कुछ समय पहले मैंने इंग्लिश मीडियम के मेंस वाला के सिनॉप्सिस नोट्स परचेज किए थे और मुझे वो नोट्स पर्सनली बहुत पसंद आए, क्योंकि उसमें चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बाकी जो डिटेलिंग भी अच्छी खासी दी गई थी। जितने डायमेंशन हो सकते थे उतने डायमेंशन ने कवर किया था। तो मुझे इनके इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स थे मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद आए थे। और नोट्स पसंद आने के बाद मैंने देखा कि मेंस वाला ने ये जो इनकी सिनॉप्सिस नोट्स की जो बुकलेट है उनको जारी किया, जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक जगह जो शॉर्ट नोट्स है 400, 500, 1000, 2000 ऐसे के बिक रहे हैं। हाँ, तो लगभग भाई ये जो इस प्राइस में दे रही है, जिस प्राइस में कोई भी नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा कि चलो अपन क्या करते हैं, ये बुक को मंगाते हैं और इस बुक को मंगाने के बाद इसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू तो सभी करते हैं, रिव्यू के साथ साथ हम स्ट्रेटजी बता देंगे कि कवर करने की अप्रोच क्या हो सकती है, इसका मुझे कमी कहां लगी, या फिर कमी नहीं बोल सकते कि इसमें कहां आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक तरीके से सिनॉप्सिस नोट्स है ना, तो उसमें अपडेट कहां कहां करना ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मुझे जो इसकी बुक की सबसे अच्छी बात लगी ना, आप देखिए 512 पेजेस की बुक है। ऑर्डिनरी यदि परीक्षा धाम की बात करें, जिसमें परीक्षा धाम मैं आपको दिखाता हूँ, यह है आपकी परीक्षा धाम। देखो, यह है आपकी परीक्षा धाम, यह है परीक्षा धाम, और यह है आपकी मेंस वाला की सिनॉप्सिस नोट्स है ना। तो मतलब इसी बुक की साइज है, परीक्षा धाम की साइज में है ये बुक है ना। और मान के चलो इसकी प्राइस कितनी, इसकी प्राइस है मात्र 270, 270 से लेकर 300 के बीच में आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। तो यदि आपको सिनॉप्सिस नोट्स लेना है, इसके फायदे क्या क्या है पहले मैं फायदे बता देता हूँ। देखो, इसमें आपके दो तीन फायदे होंगे। सबसे पहले ये फायदा होगा कि जो आप सिनॉप्सिस नोट्स बनाते, शॉर्ट नोट्स बनाते, उसमें आपको लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगता है पूरे पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 के सिनॉप्सिस नोट्स बनाने में। तो इसने आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। क्या कर दिया है? बहुत ज्यादा आसान काम कर दिया है। तो आपके एक तो 4 से 5 महीने की मेहनत बच जाएगी। प्लस सेकंड, यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल यदि आप कह रहे हो कि भैया हमको तो रेफरेंस बुक से ही पढ़ना है, हमें टॉपिक को डिटेल में ही पढ़ना है, हमें लाइट नहीं पढ़ना, हमें डिटेल में ही पढ़ना है, तो ये बुक आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगी ये बताता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें जो एकदम जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है वो कवर कर दिए गए हैं। तो यदि आप पहले इससे पढ़ लेते हो कि आपको ये चीज समझ में जाएगा कि भैया इसमें ये जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि इसमें जितने भी डेटा दिया गया है सारा सिनॉप्सिस नोट्स है, तो इंपॉर्टेंट डेटा तो दिया ही गया है। तो क्या है, सबसे अच्छी चीज इसमें ये लगी कि भैया जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है आप उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर जब रेफरेंस बुक पढ़े तो उससे आप यही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप हाईलाइट कर सकते हैं, और रेफरेंस बुक में भी आप आपका मार्क कर सकते हैं। फिर दूसरी बेनिफिट अच्छी लगी। तीसरा भाई, जो प्राइस मैंने बताया कि इस प्राइस रेंज में आपकी लगभग, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग तो भाई 1 यूनिट की बुक तक नहीं मिलती, 1 यूनिट की बुक तक नहीं मिलती, और इसमें पूरे 5 पेपर मिल रहे हैं वो सिनॉप्सिस नोट्स के फॉर्म में। तो एक तरीके से भाई बहुत ही अच्छा सौदा है। ठीक है, अब मेरे साथ कुछ एक भाई ने पूछा था मुझसे कि प्रबल भैया जब आपके पास ये बुक आ जाएगी तो उसका स्ट्रेटजी बता देना। मैंने कहा ठीक है भाई, तो स्ट्रेटजी भी बताना आवश्यक है। अब स्ट्रेटजी बताना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें यह बताना पड़ेगा कि इसमें अपडेट कहाँ करना है और पढ़ने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और ऐसी कैसी अप्रोच करें कि जो 2025 का मेंस है उस पर हम बहुत ही अच्छे से कमांड कर सकें। तो देखो, सबसे पहले क्या है, 2024 का जो सिलेबस है उसका सोर्सेस तो अभी अवेलेबल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि चीजों को याद कैसे रखा जाए। यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम में आएगी। देखो, सबसे पहले यदि हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस में के सिलेबस को 2 टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है। कौन कौन सी 2 टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है? पहला, ऐसी चीज में ऐसी कैटेगरी बनाई जा सकती है जिसमें जो टॉपिक्स हैं प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। ठीक, जैसे आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ठीक है, ये हो गया प्री और मेंस में कॉमन टॉपिक। अब इनमें भी मेंस के जो कुछ सिलेबस है, जैसे पॉलिटिकल थिंकर को दिया हम हटा दें तो बाकी चीजें आपको लगभग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है सिलेबस में, है ना, मेंस के सिलेबस में। इसके बाद की यदि मैं बात करता हूं, इसके बाद मैं क्या बोलूं, यदि इसके बाद जैसे दूसरी जो कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी, जो सिर्फ मेंस में है और आपको इसको दोबारा मान के चलो प्रीलिम्स में उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं तो मान के चलो 13 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूं, तो जब मैं 13 अगस्त को ये वीडियो पोस्ट होगी तो मान के चलो उस समय क्या है मेरे भाई, उस समय आपके पास लगभग 6 से 7 महीने होंगे प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। अब सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यदि आपने पहले से मेंस का जो सिलेबस है जो कि सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है, जो कि प्रीलिम्स में कॉमन नहीं है, यदि आपने इसको कवर नहीं किया तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप मेंस, जैसे आपका एथिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आप ये टॉपिक को उठाओ, और ये टॉपिक उठाने के बाद आप इससे एक तरीके से रट्टा मार जाओ। अब रट्टा ये मत समझना कि यार तुम रट्टा के लिए प्रमोट करते हो, देखो यार मैं रट्टा के लिए कभी प्रमोट नहीं करता। चीजों को समझो,
चीजों को समझने के बाद आपको यदि 5 पॉइंट याद नहीं है तो समझने क्या मतलब, जब कॉपी में नहीं लिख पा रहे तो 5 पॉइंट का रट्टा मार लो। इसलिए मेरा कहना रहता है कि एक हद तक आपको रट्टा मारना आवश्यक है, कुछ पॉइंट्स तो याद रखना आवश्यक है ना, वहां पे आप सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जब मेंस का पेपर आप लिखेंगे ना तो आपको इतना भी समय नहीं मिलेगा कि आप सोच के लिखें। पहली चीज तो जो टॉपिक्स ऐसे जैसे आपका एथिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इनको तो रट्टा मार जाओ। अब वहीं पे यदि आप सोशियोलॉजी, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप कहीं और से पढ़ रहे हैं, जैसे कोई बुक से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, जैसे ये सिनॉप्सिस नोट्स है ना, ये सिनॉप्सिस नोट्स, इसमें आप क्या करो कि सबसे पहले आप ये सिनॉप्सिस नोट्स पढ़ो किसी भी टॉपिक के, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिए हैं वो अपने माइंड में सेट कर लो। क्या माइंड में सेट कर लो कि अरे भैया हमें तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो उसी टॉपिक को जब आप पढ़ें तो उसको हाईलाइट करते चलो, तो उससे क्या है आपकी समझ विकसित होगी और आपको ये जानकारी हो जाएगी कि भैया क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किन्हें पढ़ना है। क्योंकि पीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीएससी का सिलेबस अभी की डेट में इतना ज्यादा वास्ट है कि आपको ना भाई ये पता नहीं है, ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना। देखो सबको पता है कि पढ़ना क्या, सिलेबस लिखा है तो ये पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं, उसी सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना, ये भी एक मुख्य पॉइंट हो जाता है। अब आगे की बात क्या करते हैं, तो इसके बाद आप क्या करना, जैसे जब आप साइंस से टेक पढ़ो तो साइंस से टेक भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस से टेक से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और साइंस से टेक से ऊपर ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यदि आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक में मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टू द पॉइंट रहते हैं। तो इसमें जो साइंस एंड टेक का जो डेटा दिया गया है भाई वो इनफ डेटा है ना। इसके बाद भी यदि आप एड ऑन करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, इसी नोट्स में बहुत सारी जगह ना मैंने देखा है कि बहुत सारे बीच में इन्होंने जगह छोड़ के रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी में ना डेटा को एड ऑन कर सकते हैं। अब बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखो मेरे भाई, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है ना, इसमें लगातार आपका डेटा अपडेट होता रहता है। तो आपको क्या करना है, तो आप जब भी ये बुक को लें और जब भी नया डेटा है इकोनॉमिक्स का, तो आप उस डेटा को, इस ये जो बुक है इस बुक में आप क्या करिएगा, इस बुक में आप नोट कर लीजिएगा। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा आपका ये होगा कि भाई जो पुराना डेटा है, पुराना डेटा को जब अपडेट करेंगे तो पुराना डेटा भी याद रहेगा, और जो नया डेटा है करंट का डेटा वो भी आपको याद रहेगा। पहली चीज तो ये, तो इकोनॉमिक्स में बस आपको अपडेट करना पड़ेगा चीजों को, और बीच में भाई इसमें बहुत स्पेस दिया गया है, बहुत दूर दूर चीजें हैं। तो आप चाहो तो यदि आपको कुछ अलग से फैक्ट्स भी पता है ना, तो वो फैक्ट्स आप इसमें देख के आप पढ़ सकते हो। इसके बाद यदि हम बात करें, देखो इकोनॉमिक्स का हो गया, साइंस एंड टेक का बता दिया, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वेल डिफाइन किए गए हैं, ज्यादा डिटेल में भी नहीं दिया गया है और ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं दिया गया है। जितना क्वेश्चन की अप्रोच होती है, जितना आप लिख सकते हैं, उतना इसमें दिया गया है। तो सोशियोलॉजी भी बहुत अच्छे दिए गए। और मुझे यदि पसंद, मतलब पर्सनली बात बताऊं तो भाई थिंकर्स मुझे इसमें बहुत पसंद आए, कि जो थिंकर्स है, जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, फिर आपके जो एथिक्स की जो यूनिट बने, इसमें जो थिंकर्स है बहुत यार अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि यदि आप उतना पढ़ लेते हैं, उतना रट लेते हैं, तो यदि आप मेन से बस जितना रट के आप उतना लिख के, तो जितना आपने रटा इस बुक से, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और देखो यार 270 रुपए की बुक है, 270 से 300 पेज की बुक है और लगभग 512 पेज है ना। यदि इसमें 50% सिलेबस भी कवर हो तो क्या ही बुराई है। अब इसके बाद बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये ऐसे टॉपिक हैं आपके जो कि प्री में भी कॉमन है और किसमें कॉमन है, आपकी मेंस में भी कॉमन है। तो उसको पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको पढ़ने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ना क्या करो, यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी से कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, पॉलिटी की जो टॉपिक है ना, आप इससे पढ़ लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्या करो, आप प्रीलिम्स जिस भी सोर्स से आप पढ़ना चाह रहे हो, चाहे आप लुसेंट से पढ़ना चाह रहे हो, अभी चाहे आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए हो, है ना, आप कहीं से भी पढ़ना चाह रहे हो यदि, तो आप क्या करो, उस कोचिंग नोट्स को उठा लो, और जब जो टॉपिक आपने इससे पढ़ा, वही टॉपिक आप किससे पढ़ो, वही टॉपिक आप पढ़ो उस कोचिंग की नोट से। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एड ऑन करना चाहिए, तो आप बेशक इसमें एड ऑन कर लीजिए, इसमें फायदा आपका है। तो इसमें क्या होगा कि एक तरीके से ये बुक तो मोस्टली मुझे लगता है सब लोग लेंगे, क्योंकि इतने कम रेट में, लगभग 300 रेट में 5 पेपर मिलना तो भाई मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। मार्केट में तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि 5 यूनिट्स आपको इतने कम रेट में मिल जाए, और वही सिनॉप्सिस नोट्स के फॉर्म में, और इतने सिनॉप्सिस नोट्स के फॉर्म में कि आपको अच्छा खासा आइडिया हो सके कि सिनॉप्सिस नोट्स कैसे बनाना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि प्री के जो टॉपिक है, प्री के टॉपिक को आपको पहले मेंस है, आपको मेंस का पढ़ना पहले। जैसे आपका अपने पॉलिटी एग्जांपल लिया था हमने पॉलिटी के कुछ टॉपिक इससे पढ़े तो हमें पता चल गया मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हमने प्रीलिम्स में भी सेम टॉपिक पढ़ लिया, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिया। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज मिसिंग है, तो आप इसमें अपडेट कर लो, इसमें इतनी जगह दी गई कि आप अपडेट भी कर जाओगे। तो इसमें क्या रहेगा, एक तरीके से जैसे जो सिनॉप्सिस नोट्स रहते हैं ना, सिनॉप्सिस नोट्स जब हम हमारे नोट्स बनाते हैं तो हमारे नोट्स में हमेशा
आपको चीजों को अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चीज हुई, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे तथ्यवान हो गया, एग्जाम पीडिया हो गई, आपका स्पीडी हो गई, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन्स है आप इनको बकायदा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एकदम शानदार तरीके से पढ़िए। अब क्या करिए, आप टॉपिक देखिए, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण है तो आर्थिक सर्वेक्षण भैया किस में जाएगा, वो जाएगा एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सेक्शन में जाइए, आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी चीजें पढ़ने लगी आप इसमें अपडेट कर दीजिए। इसमें क्या फायदा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो इसी बुक को लेकर पढ़ रहा है, इस बुक को उसने रट डाली है और आपके पास भी यही बुक कि आप इसको रट डाले हो, तो जब आप करंट अफेयर से इसको अपडेट कर लोगे ना तो आप ऑलरेडी उनसे आगे हो जाओगे। किनसे आगे हो जाओगे, जिन्होंने इस बुक को अपडेट नहीं किया है। तो क्या बुक जब प्रिंट हो गई तो उसके बाद ऑलरेडी इसमें अपडेट क्यों ना जाएगा, कोई ऐसी सर्वशक्तिमान बुक तो है नहीं कह रहा भैया ये डेटा आ गया हम इसमें डाल लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके लिए बस क्या करो, जो भी चीजें आपको लग रही है कि ये डेटा और एड ऑन होना चाहिए तो अब उसमें एड ऑन कर लो। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री में आप किसी भी सोर्स में आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पिछले साल का पैटर्न देख लो, जो 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आए कि बनना तो सबको बनेंगे, नहीं बनना तो किसी को नहीं बनेंगे। और हिस्ट्री पेपर सबसे स्टार्टिंग में होता है, हिस्ट्री पेपर में ही सबसे ज्यादा समय लगाते हैं लोग, और यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री पेपर इतना ज्यादा समय लगा देते हैं कि बाकी छोटी छोटी यूनिट्स में वो ऑन एन एवरेज अच्छा ध्यान भी नहीं दे पाते, जिसके कारण जो नंबर हिस्ट्री में कम हुए और वो उन छोटी यूनिट से खींच सकते थे तो वो भी नहीं खींच पाते, क्योंकि हिस्ट्री में उन्होंने जरूरत से ज्यादा समय दे दिया। तो इसमें जो आपको हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दे दिए गए हैं, यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो इनफ है। इसके बाद आप जैसे किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो, और उसके बाद यदि हिस्ट्री क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बनना हो तो सबको बनेंगे और नहीं बनना हो तो किसी को नहीं बनेंगे, यदि आप किसी से आगे हो सकते हो ना तो आप आगे हो सकते हो सिर्फ 2 ही विषय में, एक हो गया आपका पेपर 3, एक हो गया आपका पेपर 4। ये ऐसे विषय पेपर 3 और पेपर 4 कि ये कंपेरेटिवली आपको सभी से आगे ले जाएंगे। और आगे क्यों ले जाते हैं बता दूं, देखो पेपर 4 जो है वो एक तरीके से एथिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें आपकी थिंकिंग देखी जाती है, आपकी जितनी अच्छी थिंकिंग होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे यदि बात करें इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक की, तो इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट में आते हर किसी को वो क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई टर्म की बात करो, उस टर्म में आप चाह के भी फेंक के नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि यदि आप भाई कोई टर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स की कोई टर्म है, उसमें आप क्या फेंक के लिख दोगे, उसमें आप क्या ही डेटा अलग लिख दोगे, जो डेटा है वही तो लिखोगे तो ही तो मार्क्स मिलेंगे, ये तो सीधे क्रॉस लग जाना है। अब जो आपका एथिक्स हो गया, एथिक्स में आप थोड़ी चीजें अपने आप जो आपने पढ़ा है आप उनकी समझ के आधार पर भी लिख सकते हो, सेम सोशियोलॉजी में कर सकते हो, लेकिन जो आपका डेटा है, डेटा ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, वो है पेपर 3। तो पेपर 3 में अच्छे से ध्यान देना, पेपर 3 में जो डेटा इसमें दिया गया है, पेपर 3 और पेपर 4 में जो डेटा इसमें दिया गया है उसको तो भाई रट लो, घोल मतलब पी जाओ भाई घोल बना के। और जैसे सोशियोलॉजी को भी आप रट लो एक तरीके से, पॉलिटी का भी अच्छा डेटा है, ज्योग्राफी में भी पर्याप्त डेटा दिया गया है और हिस्ट्री में भी पर्याप्त डेटा दिया गया है। लेकिन देख कंपैरेटिवली बात करूं तो ये आपके लिए पर्सनली यदि मेरा ओपिनियन मानिए तो सोशियोलॉजी, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और फिर इसके पॉलिटिकल थिंकर, यहाँ तक कि थिंकर्स, जो पॉलिटिकल थिंकर्स उसमें भी आपके लिए भाई बहुत अच्छी बुक साबित होने वाली है, हिंदी का भी इसमें मिल जाएगा। और इसके साथ साथ तो पता है क्या है, जब आप हिस्ट्री पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो लुसेंट से, आपने इसमें कोई टॉपिक उठाया, आपको लग रहा है कि भैया ये फैक्ट हमने लुसेंट से पढ़ा था, ये फैक्ट हमें याद, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, अपडेट कर लो, इतनी जगह अपडेट कर लो अपनी बुक को, अपने नोट्स को, सामने वाले से तो अपडेट रखना पड़ेगा जो सेम बुक पढ़ रहा है। तो क्या करो, बार बार चीजों को पढ़ो, है ना। प्री और मेंस में जो कॉमन टॉपिक है पहले इस बुक से पढ़ो, इस बुक से पढ़ने के बाद आप जो भी सोर्स से प्रीलिम्स पढ़ते हो उससे पढ़िए, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको लगता है उससे कर लीजिए। बाकी जो मैंने अप्रोच बताया, आप यदि उस अप्रोच से पढ़ेंगे तो लगभग, और एक और चीज बताता हूँ कि कितने दिन में कितनी यूनिट होनी चाहिए। इसमें चीजों को इतने शॉर्ट में दिया गया है कि अति आप एक दिन में, मात्र एक दिन में यदि आप एक यूनिट आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि भाई यदि आपकी समझ अच्छी है, आपने पहले से किसी टॉपिक को पढ़ा है, फिर आपने पहले से किसी पार्ट को पढ़ के रखा है, तो यकीन मानिए आप ना एक दिन में कम से मतलब 2 यूनिट भी आप निपटा सकते हैं। तो मान के चलो यदि 38 यूनिट है, यदि 2 केस स्टडी को हटा दिया जाए पेपर 1 2 3 4 में, है ना, तो भाई आप मान के चलो कितने, इसमें शायद 1 यूनिट मिसिंग है, इकोनॉमिक्स को एक यूनिट मिसिंग है, देखना पड़ेगा कौन सी यूनिट मिसिंग है। तो मान के चलो यदि आप इतने यूनिट्स को याद कर लेते हो, 35 36 37 जितने भी यूनिट्स है, 500 पेजेस हैं, यदि आप अच्छे से इनको भाई रट लेते हो 35 दिन में, 40 दिन में, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है 50% नंबर, 40 से 50% नंबर आपके तो मेंस में यहीं से सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि भैया हमें रेफरेंस बुक से पढ़ना है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसके बाद आप रेफरेंस बुक भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरीके से यदि आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपके जो पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई में भी 4 चांद लग जाएंगे। आप इस बुक को उठाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएगी, प्लस आप यदि इसी चाह में है कि सिनॉप्सिस नोट्स बनाने, हमें खुद के बनाने हैं, हम कैसे नोट्स बनाएं, तो आप इस बुक को परचेज करके आप एक अच्छा खासा आइडिया ले सकते हैं कि भैया सिनॉप्सिस नोट्स कैसे होते हैं, किस टाइप के बनाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उससे हम डेली मेंटरशिप बैच का टारगेट चला रहे हैं, है ना। तो भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, इतना वीडियो बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज और, यदि आपको लगता है कि किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो उस टॉपिक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में बता दीजिएगा या फिर कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।